Jom, jom, jom. Sini, sini. Okey, jom. Sini, sini nak lihat. आज से लगभग 27 साल पहले ताइपान के ताइवान इलाके में कुछ ऐसा घटा था जिसके बारे में वहाँ के लोग आज भी याद करके उसे डर जाते हैं। और बहुत से व्यूअर मेरे ऐसे भी होंगे जो भूतों में नहीं मानते, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा तो आप लोग इस स्टोरी को पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो सुनकर आप लोगों के भी रूहें कांप जाएगी। तारीख थी 7 अप्रैल 1997। ताइवान के इलाके से एक महिला जो कि बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ की डांसर थी, वो बहुत सारे क्लबों के अंदर डांस वगैरह किया करती और उसकी जो ब्यूटी थी उसे देखकर लोगों ने उसका नाम डांसिंग क्वीन रख दिया था। इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत थी। और इस महिला का नाम चू मिन चैन था। और यही महिला 7 अप्रैल को अपने डांस क्लब से गायब हो जाती है, जिसकी वजह से ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक डांसर थी। और इसके गायब होने से सब लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था। और उसके परिवार को जब पता चला कि उनकी बेटी गायब है, उन्होंने 2 हफ्ते तक उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन 2 हफ्ते बीत जाने पर भी जब उसका कुछ भी पता नहीं चला, वो अब पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ का डायोन पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। साथ में उन्होंने बताया कि हमारी बेटी एक क्लब के अंदर डांसर है और उसका बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा उसके नज़दीकी संबंध है। तो हमें ये नहीं कह सकते कि वो लास्ट टाइम किस व्यक्ति के साथ गई होगी। अब पुलिस वाले अपनी जांच में तो लग गए थे, लेकिन उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि चू मिन चैन कहां पर जा सकती है, क्योंकि उसको किसी ने भी नहीं देखा था। जिसके बाद पुलिस वाले क्लब में पहुंचते हैं। वहां पर पूछताछ के दौरान उन्हें ये पता चला कि एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति जिसके साथ उसे लास्ट टाइम देखा गया था, उस दिन के बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जितने भी वहाँ पर लोग थे उन्हें ये नहीं पता था कि वो शख्स कौन था। वो एक मिस्ट्री बन के रह गया। उस शख्स के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। और जिस दिन से ये चैन गायब हो गई थी, उस दिन से ही इसके अकाउंट से 12-12 हजार डॉलर निकाले जा रहे थे। पुलिस वालों ने अब ये देखा कि किस एटीएम से ये डॉलर निकाले गए हैं। पुलिस वाले उस एटीएम पर जा पहुंचे। वहां पर उन्हें कुछ मिला तो नहीं। वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी, व्हाइट कलर की ब्यूक। गाड़ी को देखने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो वहां से चले गए। वो वहां से जाने के बाद अपनी जांच को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसके बाद ऐसे ही 10 दिन का और टाइम बीत जाता है। 10 दिन के टाइम बीतने के बाद जो चैन की बहन थी वो रात को सो रही थी। उसे एक सपना आया। सुबह उठकर वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। उसके मन में एक डर सा था, लेकिन उसने अपने परिवार वालों को वो बातें बताई। उसने बताया कि रात को मेरे सपने में मेरी बहन चैन आई थी। उसने कहा कि मुझे एक गाड़ी के अंदर किडनैप किया गया था और उस गाड़ी का नंबर उसने 79 बताया है। ये बात सुनने के बाद घर वाले अब कुछ कर तो सकते नहीं थे, ना ही पुलिस वालों को कुछ सुराग मिल रहा था। जिसके बाद उनके घर वाले सीधे ही पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। उन्होंने जाकर ये सपने वाली बात पुलिस वालों को बता दी। पहले तो पुलिस वालों को ये सारी चीजें बेतुकी लग रही थी, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि जब वो एटीएम के बाहर पहुंचे थे, उन्हें वहां पर एक व्हाइट कलर की गाड़ी दिखाई दी थी और शायद हो सकता है इसके बारे में ही उसने जिक्र किया होगा। अब पुलिस वाले सीधे ही वहां पर दोबारा से जाते हैं। वो व्हाइट कलर की कार वहीं पर अभी भी मौजूद थी। पुलिस वालों ने जाकर उस गाड़ी को देखा, जिसके बाद उसके नंबर प्लेट को चेक किया गया। उसकी नंबर प्लेट जो थी वो 1079 थी, यानी कि लास्ट के 2 नंबर वही थे जो कि चैन ने सपने में आकर बताए थे। अब सबसे बड़ा सुराग पुलिस वालों को मिल चुका था। इस गाड़ी को भी कस्टडी में ले लिया था। अब इस गाड़ी के मालिक का पता लगाया जाने लगा
और इस गाड़ी का जो मालिक था उसका नाम यांग जैन ही था। उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर लाया गया। वो पुलिस वालों के सामने बैठा तो था लेकिन कुछ भी उनको बता नहीं रहा था। उसने बस 2-4 ही बातें बताई कि मैं उस लड़की को नहीं जानता, बहुत पहले मेरी उससे मुलाकात थी, मेरी बातचीत थी, लेकिन काफी समय से मैं उसके कांटेक्ट में नहीं था। और ऐसी ही 2-4 बातें और उसने बताई। वो चुपचाप बैठ गया। पुलिस वालों को अब इसकी ये चुप्पी खटक रही थी। उन्हें इसके ऊपर बहुत शक हो रहा था। और दूसरी तरफ जो वो व्हाइट कलर की गाड़ी पुलिस वाले लेकर आए थे, अब उसे इस पुलिस स्टेशन के जो अंडरग्राउंड गैरेज बना हुआ था उसके अंदर ले जाया गया। वहां पर ले जाकर इस गाड़ी की जांच की गई। गाड़ी के बाहर और अंदर पहले तो पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन बाद में जब अच्छे से उसकी जांच की गई तब उसके अंदर से एक फोटोग्राफ मिली जो कि किसी लड़की के सर की थी। पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये फोटोग्राफ किसकी हो सकती है, जिसके बाद उन्होंने उस फोटोग्राफ को चैन की बहन के पास भेजा। उसने देखते ही उसे पहचान लिया कि ये मेरी बहन चैन है। अब पुलिस वालों को पक्का यकीन हो गया था कि चैन के गायब होने के पीछे यांग का ही हाथ हो सकता है। अब उन्होंने गाड़ी को फिर से खंगालना शुरू किया और उसकी ट्रंक साइड यानी कि डिक्की में जाकर उसको चेक करने लगे। और वहीं पर जहां पर उसकी स्टेपनी रखी थी, उस स्टेपनी के पास जो ये चैन थी, इसकी बैंक की बुक मिली। उस बैंक बुक को जब उन्होंने देखा, अब उन्हें पक्का यकीन था कि यांग ही उसके गायब होने के पीछे है। वो सीधे ही यांग के पास आए, उसके ऊपर दबाव बनाने लगे। उससे सख्ती से अब पूछताछ की जा रही थी, जिसके बाद यांग टूट चुका था। उसने अब सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि जो ये चैन थी, ये क्लबों के अंदर डांस किया करती और इसकी खूबसूरती के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत सारा पैसा खर्चने के लिए तैयार थे। और इनमें से ही मैं एक था जो कि इसकी खूबसूरती के पीछे पागल हो चुका था। मैं इससे प्यार कर बैठा था और मैंने इसके ऊपर बहुत सारा पैसा लुटाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो भी मेरे प्यार के चक्कर में फंस गई और मैंने उसके ऊपर ऐसे ही पैसे लुटाना जारी रखा। लेकिन बाद में हमारी बीच में लड़ाई झगड़े के कारण एक दूसरे से अलग हो गए और उसी दौरान मुझे जेल हो गई, क्योंकि मैं जुआ खेला करता और जुआ खेलने के दौरान मुझे अरेस्ट कर लिया गया और मुझे काफ़ी साल की सज़ा हो गई। जब मैं जेल से बाहर आया, मेरे पास ना तो कोई नौकरी थी, ना पैसा था, ना ही घर बार। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मुझे चैन का ख्याल आया कि मैंने एक टाइम पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लुटाए थे, तो अब वो मेरी मदद करेगी। जिसकी वजह से मैं उसके पास पहुंचा और उसको डेटिंग के लिए मैंने मना लिया। अब वो डेटिंग के लिए मेरे साथ जाने वाली थी, इसलिए रात को 9 बजे मैंने उसको क्लब से पिक किया और उसे लेकर मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलकर हम पिंगलिंग के ओआई जंगल में पहुँचे। वहाँ पर एक लकड़ी का कैबिन था जिसके अंदर उसे मैं लेकर गया। वहाँ पर जाते ही जो ये यांग था, इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने चैंग से उसका पर्स छीन लिया, उसके अंदर जितने भी पैसे थे वो उससे ले लिए। जिसके बाद वो उससे जिद करने लगा कि वो आज रात यहीं पर रुके, वो घर ना जाए। वो रात को उसकी बात मान लेती है और वहीं पर रुक जाती है। फिर इससे अगले दिन यानी कि 8 अप्रैल को मैंने उससे कहा कि मुझे $32,000 चाहिए, जो कि मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च किए हुए हैं। वो भी पहले तो मना कर रही थी और हमारी इस चीज़ पर बहस छिड़ गई, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती की और उसे गाड़ी में बैठाया और उसे अब बैंक लेकर गया। वहाँ से उसने मुझे $32,000 निकाल कर दिए। जिसके बाद जो ये चैन थी, ये सोच रही थी कि मैं अब फ्री हो गई, हमारा अब कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो ये यांग था, ये इसे अपने साथ लेकर अपने उसी कैबिन में पहुँचता है और उसे वहाँ पर बंद कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस वालों ने यांग से पूछा कि उसने जब तुम्हें पैसे दे दिए थे तो तुमने उसको मारा क्यों? तब वो अलग सी नज़र से पुलिस वालों को देख रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल भी थी। अब उसने बताना फिर से स्टार्ट किया कि वो पैसे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं थे, क्योंकि इससे ज़्यादा पैसे मैं जुए में हार चुका था। और मैं दोबारा से तीसरी बार उससे पैसे लेने के लिए जब कैबिन में गया, उसने मेरे थप्पड़ मार दिया और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उसका गला दबा दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद मैं थोड़ा डर गया था। जिसके बाद मैंने खुद को संभाला और इसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए अब सोचने लगा कि इसको कैसे यहाँ से गायब किया जाए। इसके बाद मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनको बैगों में भर दिया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि अगर इसकी शनाख्त हो गई, इसको जब लोगों ने पहचान लिया, तो मेरे तक भी लोग पहुंच जाएंगे।
अगर इसका सर ही नहीं होगा तो इसको कोई पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए मैंने उसका सर काट दिया और सर को मैंने अपने साथ गाड़ी में रख लिया। इसके बाद बाकी के टुकड़ों को तो मैंने कहीं पर भी फेंक दिया, लेकिन सर को फेंकने के लिए मैं कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते मैं लंबे हाईवे पर निकल चुका था। लेकिन रास्ते में जाते जाते मुझे भूख लग गई और वहाँ पर रास्ते में एक ढाबा भी था। उस ढाबे पे मैंने गाड़ी रोकी और खाने का ऑर्डर दिया। मैं खाना जब खा रहा था कि तभी मुझे वहाँ पर एक कचरे वाले ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो कचरे वाला ट्रक मेरे पास में आया, मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया। जिसके बाद मैं उठता हूँ, गाड़ी से मैंने वो सर निकाला और उस कचरे में फेंक दिया। जिसके बाद मैंने वहाँ पर खाना खाया, उसको बिल दिया और वहाँ से मैं सीधा घर पर पहुँच गया। अब यंग ने जब ये सारा गुनाह कबूल कर लिया था, उसके बताई हुई जगह से अब पुलिस वालों को यंग की बॉडी भी मिल गई थी। उसका सिर्फ धड़ धड़ मिला था, वो भी अलग अलग टुकड़ों में। उसका सर आज भी गायब था। जिसके बाद पुलिस वालों का ये मानना था वो कचरे वाला ट्रक उसके सर को लैंड फील्ड पे ले गया होगा और वहां पर उसे जला दिया गया होगा। इसलिए उसके सर के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। फिर इस खबर के बारे में चैन के परिवार वालों को पता चला। वो बिल्कुल टूट चुके थे, वो बिल्कुल रो रो के उनका बुरा हाल हो गया था जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। ना सिर्फ उसकी मौत हुई है बल्कि उसके टुकड़े कर दिए गए हैं और उसमें से उसका सर भी गायब है। जिसके बाद उन्होंने भगवान के आगे अब प्रार्थना करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी बेटी की आत्मा को ऐसे जल्दी शांति मिल जाएगी। और धीरे धीरे वहां पर लोगों ने एक अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि जो ये चूमिन चैन थी ये एक गोस्ट बन चुकी है, जो कि बिना सिर वाली गोस्ट है। लेकिन जो ये इन्होंने अफवाह फैलाई थी, धीरे धीरे ये अब सच होने लगी थी, क्योंकि जो पुलिस वाले थे उन्होंने बताया कि जो ये गाड़ी थी व्हाइट कलर की, इसको हमने पुलिस स्टेशन का जो अंडरग्राउंड गैरेज है उसके अंदर खड़ा कर रखा था। और जब भी हम उस गैरेज के अंदर जाया करते उस पार्किंग में, तब हमें वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडक महसूस हुआ करती। और एक बार तो सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मैं एक रात वहां पर अपनी गाड़ी लेने के लिए गया था। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, मैंने स्टार्ट की अपनी गाड़ी, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हुई, बल्कि मैंने उसकी 2-4 दिन पहले ही सर्विस करवाई थी। फिर भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और तभी मुझे उस वाइट कलर की गाड़ी से किसी की रोने की आवाज़ें आने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा और तभी मैंने अपने रिव्यू मिरर में देखा और उसके अंदर जो कुछ था उससे मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी जिसने सफ़ेद कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके धड़ पर सर नहीं था। वो बुरी तरीके से वहां पर रो रही थी। पता नहीं ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, लेकिन इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की दोबारा से कोशिश की, वो स्टार्ट हो गई और उसे लेकर मैं बाहर निकला। और सुबह होने के बाद मैंने पुलिस स्टेशन में आकर सभी लोगों को इस बारे में बताया। लेकिन मैं पहला व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसके साथ ये घटना घटी थी। मुझसे पहले भी वहाँ पर उस रात बहुत सारे ऑफिसर के साथ ये घटना घट चुकी थी। और धीरे धीरे ये बातें अब पूरे पुलिस स्टेशन में फैल चुकी थी कि बेसमेंट के अंदर एक बिना सिर की भूत है, जिसकी वजह से रात के टाइम में अब पुलिस वालों ने गैरेज में जाना बंद कर दिया था। और इन लोगों का मानना था कि जो ये चैन मरी है ये अपने सर की तलाश कर रही है और साथ में ये न्याय पाना चाहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी न्याय मिले। और ऐसी ही एक घटना एक और अधिकारी के साथ घटी जो रात के समय उस गैरेज में पहुंचा था। जैसे वहां पर पहुंचा, उसे वहां पर किसी बिल्ली की आवाज आने लगी। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना, वो किसी बिल्ली की नहीं बल्कि किसी महिला के रोने की, उसकी सिसकियों की आवाजें थी, जैसे कि कोई महिला कराह रही है। और धीरे धीरे ये आवाजें अब बढ़ने लगी थी। उसके बाद उसने सामने देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी जिसके बाल बहुत लंबे लंबे थे। उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बालों से उसके आंसू टपक रहे थे। वो बहुत ज्यादा उससे डर चुका था। और जो वहाँ के चौकीदार थे उन्होंने भी बताया कि हम रात को वहाँ पर जाने से भी डरते हैं। अगर मजबूरी में हमें उस गाड़ी के पास से भी गुजरना होता तो हम अपनी गर्दन को नीचे करके उसके पास से गुजरते। हम नहीं चाहते थे कि हम उस गाड़ी की तरफ भी देखें। और वहाँ पर लंबे समय से काम करने वाली एक महिला कर्मचारी भी थी जो वहाँ का साफ सफाई का काम किया करती। उस महिला ने भी अपने साथ बीती हुई बातें वहाँ पर पुलिस वालों को बताई। उसने बताया कि कई बार रात को बहुत सारी बाल्टियों को मैंने इधर से उधर जाते हुए देखा है और कई बार मैंने कुर्सियों को भी इधर से उधर जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। उसका मानना था कि यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति है, यानी कि कोई भूत प्रेत का यहाँ पर साया है
ऐसा मानना उस महिला का था और साथ में पुलिस वालों ने भी इस बात को अब मान लिया था। और तो और लियोन बोर्ड हाईवे पर भी जो भी अपनी गाड़ी लेकर शख्स जाया करता, उनके बीच में ये बातें जरूर हुआ करती, यानी कि चैन की जो मर चुकी है उस महिला की बातें जरूर हुआ करती। उन्होंने वहां पर कई बार एक ऐसी महिला को देखा है जिसके धड़ पर सर नहीं है, उसके बाल लंबे लंबे हैं, वो वहाँ पर रो रही है, कुछ कहने की कोशिश कर रही है कि मुझे मेरा सर वापस दे दो, मुझे मेरा सर वापस दे दो। ऐसी बातें लोगों ने बहुत सारी वहाँ पर फैला दी थी। और दूसरी तरफ चैन के आस पड़ोस के जो रहने वाले लोग थे, उन्हें भी ये आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। धीरे धीरे करके उन्होंने भी वहाँ से अपने घर को छोड़ना शुरू कर दिया और किसी और जगह पर जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर एक डर का माहौल बन चुका था। और काफ़ी समय में वहाँ से बहुत सारे लोग चले गए थे। और उन्हीं के पड़ोस में रहने वाली एक महिला मिसिज लैब, उसने बताया कि मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाओं को यहाँ पर होते हुए देखा है। एक घटना के बारे में उसने बताया कि जब पुलिस वालों ने चैन के शरीर की खोज शुरू की थी, उस टाइम पर उसके पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया गया था और साथ में जो उनकी सर्च टीम थी उसको भी वहां पर बुला लिया गया था। लेकिन जो चैन थी उसके शरीर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर गिरा हुआ है। जो यांग था उसने तो बता दिया था कि वहां पर मैंने उसको फेंका है, लेकिन पुलिस वालों को वो वहां पर भी नहीं मिल रहा था। 3-4 दिन तक पुलिस वाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। जिसके बाद उसके परिवार वालों को बुलाया गया। वहां पर जो उसके परिवार वाले थे, कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने अब पुलिस वालों को राय दी कि हमें एक अनुष्ठान करना होगा और वो अनुष्ठान वहां पर शुरू किया गया। और साथ में जो चैन के परिवार वाले थे वो उसकी एक ड्रेस लेकर आए और वहां पर बीच के अंदर खड़े हो गए। जब तक वो अनुष्ठान चला वो ड्रेस वहीं पर रही, जिसके बाद उसे नष्ट कर दिया गया। और तभी जो चैन का शरीर था वो भी मिल गया। ये एक चौंकाने वाली बात थी। और धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता गया और 3 साल का टाइम बीत चुका था, लेकिन जो चैन थी उसके सर के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था और उसको ढूंढने के लिए पुलिस वाले लगे हुए थे। लेकिन जब तक सर नहीं मिला वो ऐसे ही वहां पर सब लोगों को दिखाई देती रही। सब लोग उससे डरा करते, वो रात को चिल्लाया करती, बोला करती मेरा सर वापस दे दो, मुझे न्याय दो। ये सारी बातें वो सब लोगों को कहा करती। ये साफ साफ सभी लोगों ने वहां पर सुना है। इसके बाद जो यांग था इसे अदालत में ले जाया गया, वहां पर इसे फांसी की सजा सुना दी गई। इसने अपने बचाव में जज को कुछ भी नहीं कहा और इसे बाद में फांसी दे दी गई और इसकी मौत हो गई। और जब यांग को फांसी दे दी गई तब ये कह दिया गया था जो इससे केस से रिलेटेड सबूत है उन सारी चीजों को नष्ट कर दिया जाए, यानी कि वो व्हाइट कार भी नष्ट कर दी जाए। लेकिन इससे पहले जो यांग थी उसका जो शरीर मिला था उसको तो अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन अब जो इसके सबूत थे इनको भी मिटा दिया था। सबको बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया था, उनको जला दिया गया था। और जिस दिन उस व्हाइट कलर की गाड़ी को नष्ट करने के लिए ले जाया गया, उस दिन से ही इस पुलिस स्टेशन के अंदर से वो आत्मा भी गायब हो गई। यहाँ पर अब शांति बनने लगी थी। धीरे धीरे वो वापस से माहौल आने लगा था, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। और धीरे धीरे अब लोगों के मन से उसका डर भी खत्म हो चुका था। आज तक भी वहाँ के लोग इस चीज को याद करके डर जाते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था कि वहाँ पर ऐसी घटना घटी थी। और वहाँ के लोगों का मानना है कि यांग की मौत के बाद उसे मुक्ति मिल गई है, साथ में उसके सबूत जो नष्ट हुए हैं उससे उसकी आत्मा शांत हो गई है और जिसकी वजह से वो यहाँ से चली गई है। और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।